सभी को मेरा नमस्कार। आज है 29 मई। तो आज का वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस। जैसा कि हमने कहा था कि यूपी पुलिस के आपका शॉर्ट नोट के माध्यम से कई चीजें समझाएंगे। तो आज की क्लासेस में हम आपको क्या समझाएंगे कि क्वेश्चन परीक्षा में जैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें कौन कौन से ऑप्शन होंगे, तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूपी पुलिस के क्वेश्चन शॉर्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन जो आपका बना है पॉलिटी से लिया गया है, यानी कि पॉलिटी से अगर क्वेश्चन बनेगा तो परीक्षा में कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में सभी नागरिकों को एकल नागरिकता प्राप्त है तथा नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है। ये बात कर रहे थे हम एकल नागरिकता की। क्वेश्चन पहले आप ठीक से समझ लीजिए कि क्वेश्चन अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो उत्तर का आप देने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारत में सभी नागरिकों को एकल नागरिकता प्राप्त है, यानी कि आपको यह पता है कि भारत में सभी नागरिकों को कैसी एकल नागरिकता प्राप्त है, यानी कि सभी को कैसी है एकल नागरिकता प्राप्त है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तथा नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है। जो अब नागरिकता का प्रावधान है संविधान के किस भाग में है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले ऑप्शन आपका जैसे दिया होगा भाग 2 व 3 में, भाग 1 व 2 में, भाग 2 में, या भाग 2 व 5 में। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप अनुमान लगाइए कौन सा क्वेश्चन हो सकता है कि नागरिकता के बारे में भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है, यानी कि किस भाग में नागरिकता के बारे में दिया गया। तो किस भाग में दिया गया है, चार आपके ऑप्शन थे, भाग 2 व 3 थे, भाग 1 व 2 था, भाग 2 था, भाग 2 व 5 था। तो इसका उत्तर क्या होगा सही। तो इसका सही उत्तर होगा आपका भाग 2, यानी कि भाग 2 में नागरिकता के बारे में दिया गया है, यानी कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नागरिकता है भारतीय संविधान के भाग 2 में दिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछ सकता है कि नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है। अच्छा, नागरिकता के बारे में समझ लिया आपने भाग 2 में, तो इसी के साथ एक टॉपिक और समझ लीजिए कि नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग किस अनुच्छेद में दी गई है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, यानी कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि नागरिकता के बारे में ही बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपके लिए कि नागरिकता प्रावधान भाग 2 में। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, नागरिकता की जब बात हो रही है तो एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है, यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। आपको कमेंट्स में बताना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नागरिकता के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले भाग 2 में पता चल गया नागरिकता के बारे में, भारत में कैसी नागरिकता एकल नागरिकता है। दूसरा, एकल नागरिकता प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गई है आपको बताना है। अच्छा, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो क्वेश्चन कैसे भी बने आपको सही उत्तर देना है। अब दूसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रधान सेनापति की शक्तियां प्राप्त व परिषद के निर्णय को रद्द व अपने निर्णय को लागू करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। मतलब उस गवर्नर जनरल का नाम बताना जो प्रथम प्रधान सेनापति की शक्ति प्राप्त करने वाला, अपने निर्णय को लागू करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था। तो चार ऑप्शन आपके में दिए गए होंगे, कौन कौन से होंगे जो जिसे प्रधान सेनापति की शक्तियां प्राप्त थी, यानी कि प्रथम प्रधान सेनापति की शक्तियां प्राप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन सा, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बॉरिंग हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चार ऑप्शन दिए, तो आप ऑप्शन बताना कि कौन सा हो सकता है, यानी कौन सा क्वेश्चन इसका मतलब उत्तर होगा ऑप्शन। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं कि प्रधान सेनापति की शक्तियां प्राप्त करने वाला वह कौन सा गवर्नर जनरल था। सबसे पहले आपके में क्या दिया है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बॉरिंग हेस्टिंग्स और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रधान सेनापति की शक्तियां प्राप्त करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन देखिए समझ लीजिए दोबारा से कि प्रधान सेनापति की शक्तियां प्राप्त करने वाला
प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रधान सेनापति की शक्तियां प्राप्त करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था। अब देखिए और यहाँ पे दिए गए जैसे कि लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आपको याद होगा, आई कैन डू इट इसने कहा था। जैसे 1857 की क्रांति जब हुई थी तो इसने कहा था मैं इस विद्रोह को दबा सकता हूं। तो प्रथम जो वायसराय था कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। लॉर्ड कॉर्निंग से आप समझ में आ गया। लॉर्ड बॉरिंग हेस्टिंग। लॉर्ड बॉरिंग हेस्टिंग कौन था? लॉर्ड बॉरिंग हेस्टिंग बंगाल का प्रथम जो गवर्नर बना था, यानी कि प्रथम गवर्नर कौन बना था? लॉर्ड बॉरिंग हेस्टिंग। अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल की बात हो रही, समूचे भारत की गवर्नर जनरल बनेगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सबसे पहले बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बनाया गया। तो प्रथम गवर्नर जनरल पूछ लेता कौन है? बॉरिंग हेस्टिंग। अब पूछ लेता है समूचे भारत का गवर्नर, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और 1857 क्रांति के समय कौन था? मतलब जो गवर्नर जनरल का पद बदलकर क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। तो प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन हो गए। अब आता है एक क्वेश्चन और है आपका पॉलिटी से, जैसे कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीन, पहला भी महत्वपूर्ण है, दूसरा भी, सभी क्वेश्चन हमने जो जितने परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं वही क्वेश्चन लिखे हैं। तो सबसे पहले आपका दिया है, जब किसी साधारण विधेयक कानून को लेकर दोनों सदनों के बीच गतिविरोध उत्पन्न हो जाता है तो उस समस्या के समाधान के लिए संयुक्त बैठक कौन बुलाता है और कौन अध्यक्षता करता है? मतलब जब दो सदन है, दो सदनों में किसी कानून को लेकर आपसी सहमति ना हो, यानी कि जब कोई कानून बनता है तो दोनों सदनों से पास होना जरूरी है, तभी राष्ट्रपति के पास क्या जाता है? हस्ताक्षर के लिए जाता है। तो कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जब दोनों सदन उस विधेयक को अपनी सहमति व्यक्त नहीं कर रहे हो, मनमुटाव हो, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या चीज? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? अध्यक्षता कौन करता है? अच्छा हम बता दें आपको, संयुक्त बैठक बुलाता अन्य व्यक्ति है और उसकी अध्यक्षता अन्य करता है। तो समझते हैं, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। कौन बुलाता है? जैसे कि राष्ट्रपति बुलाते हैं और अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। दूसरा है राष्ट्रपति बुलाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। तीसरा है उपराष्ट्रपति बुलाते हैं और राष्ट्रपति उसकी अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति बुलाते हैं, उपसभापति उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपसे कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो आपको पता होना चाहिए। देखिए कैसे इसका उत्तर लगाएंगे। देखिए सबसे पहले इसका उत्तर लगाएं, जैसे कि इसका उत्तर होगा आपका दूसरा होगा, यानी कि राष्ट्रपति और लोकसभा। ये कैसे होगा? अब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा रही है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उनसे पावरफुल व्यक्ति तो बुलाएगा, जैसे कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाएंगे, यानी बुलाता कौन है? कॉल कौन करता है उन्हें? उन्हें बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। यानी कि जब संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अब अध्यक्षता कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा क्या चीज, लोकसभा अध्यक्ष होगा वो क्या चीज, इसकी अध्यक्षता करेगा। तो आपको पता होना चाहिए बुलाता कौन होगा? राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको पता चल गया इसका उत्तर कौन सा होगा? राष्ट्रपति बुलाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। अच्छा संयुक्त बैठक, एक चीज जब क्वेश्चन इसी को पढ़ रहे हैं तो एक चीज और समझ लीजिए, डीपली पूरा समझ लीजिए कि कहीं से क्वेश्चन छूट ना जाए। जो संयुक्त बैठक आपको समझ में आ गया, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 108, यानी 108 में संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। यानी कि पता होना चाहिए संयुक्त बैठक किसके बारे में? 108, यानी आर्टिकल 108 में क्या चीज? संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन एक बनेगा संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? तो संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है। ये तीनों क्वेश्चन हो गए आपके पॉलिटी से। अब देखिए ज्योग्राफी कह सकते हैं, भूगोल से क्वेश्चन ये कैसे बनेंगे। सौर मंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं, ये आपको पता होगा। जिनमें से उन 2 ग्रहों का नाम बताइए जिनका कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन ये कैसे वहां पूछ सकता है कि सौर मंडल में कितने 8 ग्रह हैं, तो उन 2 ग्रहों का नाम बताना जिनका कोई भी उपग्रह नहीं। उपग्रह समझ रहे हैं, जैसे कि आपका क्या जी, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। ऐसे उन 2 ग्रहों का नाम बताना जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन देखिए कौन कौन से आपके दिए। सबसे पहले आपका दिया है बुध व शुक्र, क्या इनका कोई उपग्रह नहीं है? बुध व वरुण का क्या उपग्रह कोई नहीं है? शुक्र व वरुण का कोई उपग्रह नहीं है? क्या वरुण व अरुण का कोई उपग्रह नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन
हो सकता है जो जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो कौन सा होगा भैया बताइए? तो इसका उत्तर होगा फर्स्ट वाला। फर्स्ट में आपका दिया है बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इसका उत्तर होगा बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मौसमी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, कोहरा, तूफान, बर्फबारी किस मंडल में होती है? जैसे आप देखते होंगे कि बादल, देखते हैं कि बादल हो गए हैं, बरसात हो रही है, बादल हो गया, कौन कौन से हो गए? बादल हो गया आपका, वर्षा हो गई, कोहरा देखते हैं आप, तूफान देखते हैं, बर्फबारी देखते हैं। तो ये सब मौसम, ये घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो जैसे आपका मंडल है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल मंडल, इस तरीके से मंडल है। तो किस मंडल में ये समस्त घटनाएं होती है, कह सकते हैं समस्त मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो देखिए चार ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले आपका ऑप्शन दिया है, पहला आपका ऑप्शन दिया है समताप मंडल, दूसरा दिया है आयन मंडल, तीसरा बहिर्मंडल और क्षोभ मंडल। चार ऑप्शन दिए हैं। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं? तो आपका ऑप्शन होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में समस्त मौसमी घटनाएं होती है, यानी कि जो क्षोभ मंडल है वहां बादल, बादल कह सकते हैं, बादल, कोहरा, तूफान, बर्फबारी, ये सभी घटनाएं कहाँ होंगी? क्षोभ मंडल में। यानी क्षोभ मंडल में समस्त मौसमी घटनाएं होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? क्षोभ मंडल। ये हो गया आपका कौन सी भूगोल से क्वेश्चन दो। अब आपका देखिए इतिहास से, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, इतिहास से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कहां से क्वेश्चन उठा सकता है? सबसे पहले 1857 क्रांति चलते हैं। 1857 क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई थी, जिसे सिपाही विद्रोह कह सकते हैं। विद्रोह की तारीख क्या थी? मतलब 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई थी, जिसे सिपाही विद्रोह भी इसका नाम दिया गया। तो उसकी तारीख क्या थी, डेट क्या थी? डेट बहुत पूछता है कि 1857 की डेट क्या थी। तो डेट आपको याद रखनी है। सबसे पहले आप कहते हैं 10 मई 1857, 8 अप्रैल 1857, 10 अप्रैल 1857, 8 मई 1857। आप क्वेश्चन ही घूम जाएंगे कि अप्रैल होगा, मई होगा, कि अप्रैल होगा कि मई होगा, ये 10 तारीख होगा कि 8 तारीख होगा। तो सबसे शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। पहले उत्तर बता देते हैं, 10 मई 1857। 10 मई 1857 कैसे याद कर सकते? 10 मई यानी 10 यानी बस। अब क्रांति की शुरुआत होगी तो 10 मई यानी 10 यानी बस। तो 10 मई 1857 की क्रांति, यानी कि 1857 क्रांति मुख्य डेट क्या थी? 10 मई 1857। अच्छा, दूसरा यहाँ पे एक चीज और है कि 8 अप्रैल 1857 दी है। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि मंगल पांडे जी को कब फांसी दी गई? 8 अप्रैल 1857। तो पहले ऑप्शन में 8 अप्रैल 1857 आपका दिया गया होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 8 अप्रैल 1857 को क्या चीज, इसे मंगल पांडे जी के लिए फांसी दी गई थी। और क्रांति की शुरुआत की डेट पूछे तो 10 मई 1857, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। तो आपको उत्तर हो गया 10 मई 1857। ये हो गया आपका कौन सा? इतिहास से। अब एक क्वेश्चन और इतिहास से लेंगे कि उस मुगल बादशाह का नाम बताइए जिसे जिंदा पीर कहा गया। मतलब मुगल बादशाह आपने पढ़ा होगा, मुगल काल पीरियड पढ़ा होगा, मुगल पीरियड पढ़ा होगा आपने। तो अगर आपने पढ़ा तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा गया, किस मुगल बादशाह को संज्ञा संज्ञा दी गई जिंदा पीर की। तो चार ऑप्शन है, आपको उत्तर बताना है। एक सबसे पहले आपका दिया है हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, यानी कि चार ऑप्शन दिए। तो आपको बताना है कि उस मुगल बादशाह का नाम बताना जिसे जिंदा पीर कहा गया, यानी कि उस मुगल बादशाह का नाम बताना है जिसे जिंदा पीर कहा गया। चार ऑप्शन है, तो इसका उत्तर होगा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया, यानी कि औरंगजेब है उसको क्या चीज कहा गया? जिंदा पीर कहा गया। औरंगजेब को जिंदा पीर की संज्ञा दी गई। तो ये हो गया आपका इतिहास से क्वेश्चन। एक आप आपसे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से पूछ लेते हैं कि अर्थशास्त्र क्वेश्चन कैसे बन सकता है। देखिए वित्त वर्ष क्वेश्चन, देखिए अर्थशास्त्र घुमा के पूछता है, ऐसा नहीं कि ये पूछ लिया कि एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी या फिर एसबीआई बैंक की स्थापना किसने की थी। इतना क्वेश्चन नहीं पूछता सारा, देख कैसे घुमा के पूछता है। इसे देखिए जैसे कि अर्थशास्त्र क्वेश्चन जैसे करंट को लेकर पूछेगा,
थोड़ा पुराना पूछेगा लेकिन करंट को लेकर पूछेगा कि कैसे बन सकता है कि वित्त वर्ष 2025-26 में, अभी वित्त वर्ष कौन सी चल रही है, 26-27 चल रही है, लेकिन पूछ रहा है वित्त वर्ष 25-26 पुरानी पूछ रहा है, लगभग 155.6 या कहीं कहीं भी डाटा देता है 151.1 लगभग। तो अरब डॉलर का व्यापार किन देशों के मध्य हुआ, मतलब 100 रिकॉर्ड 155 वित्त वर्ष 2025-26 में किन दो देशों के मध्य रिकॉर्ड 155 कह सकते हैं, 155.6 भी कहीं कहीं दे देते हैं। तो रिकॉर्ड व्यापार वो किन दो देशों के बीच, तो दो उन देशों के नाम बताएं जहां पे रिकॉर्ड इतना व्यापार हुआ है। तो ऑप्शन आपके दिए भारत और अमेरिका के मध्य, भारत और जापान के मध्य, चीन व पाक के मध्य, भारत और चीन के मध्य। तो इसका उत्तर क्या होगा, भारत और चीन का रिकॉर्ड, यानी कि सबसे ज्यादा कहां हुआ है, भारत और चीन के मध्य। तो टोटल आपके क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल क्वेश्चन आपके हो गए, आपके 9 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, 8 क्वेश्चन सॉरी हो गए यहाँ पर। तो इनसे यानी कि क्वेश्चन देखिए ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपके यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, तो डेली हम कुछ ना कुछ एक नया चीज लेके आएंगे जिससे आपको परीक्षा में एक न एक क्वेश्चन मिलने की संभावना होगी। तो वीडियो को ही समाप्त करते हैं, वीडियो को ही समाप्त करते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इस वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।